So in today's class, we are going to study about South India and its kingdoms. South India was dominated by chiefdoms, not kingdoms. So that you have to understand, you have to be careful about writing the title that in South India there was chiefdoms. Kingdom नहीं हुआ करते थे, छोटे छोटे चीफ हुआ करते थे, उन्हीं का राज्य चलता था. तो वो चिफडम एक तरीके से था. आगे चल करके कुछ एक बड़े राजा हो गए तो फिर उन्होंने एम्पायर या किंगडम जैसी चीजें बना रखी थी. तो साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया को कहते क्या थे? द होल रीजन वाज नोन एज द तमिल. अब यहाँ पर तमिल का मतलब सिर्फ तमिलनाडु नहीं है. यहाँ पर तमिल का मतलब ऑल द तमिल रीजन. सो तमिल रीजन वाज रूल्ड बाय 3 डायनेस्टीज. देयर नेम्स वर चोलास, चेलास एंड पांड्यास. And especially in the Sangam age. Sangam age means almost 2nd century BCE to 3rd century AD. ये 400-500 साल का जो समय रहा है उसको संगम एज कहते हैं. इसमें सबसे महत्वपूर्ण मतलब ये तीन ही हुआ करते थे, चेरास, चोलास और पांड्यास. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज थ्री. सो द चेरास वो द रूलर्स ऑफ मॉडर्न केरला एंड देयर कैपिटल वाज वंजी. ठीक है. और इनका असली व्यापार, ज्यादातर पैसे इनके पास जो आते थे वो थे सी पोर्ट्स के द्वारा, जो कि मुसरी और तोंडी हुआ करते थे. ठीक है. पामेरा फ्लावर के ये गार्लैंड पहना करते थे. जो राजा होते थे वो गहने कम पहनते थे और माला फूलों की ज्यादा पहना करते थे. इनके बारे में हमें प्यूगल इंस्क्रिप्शन मिलता है जो 1st सेंचुरी एडी का है. इसमें चेरा रूलर्स के बारे में बहुत कुछ पता चलता है. पदिरपत्तू also provides information on Chera kings. पेरिम सोरू, उदयन, चेरलाथन, ये नाम हुआ करते थे बहुत फेमस रूलर्स के. इनके बड़े आड़े तिरछे नाम होंगे, आपको याद करने में बहुत मुश्किल होगी, तो आप नहीं याद करना चाहते तो ना याद करें. हाँ, एक नाम आप याद कर सकते हैं, वो है चरण सेन गुट्टवन का. चरण सेन गुट्टवन का मैं क्यों कह रहा हूँ नाम याद कर लो, चेरा किंग था. चेरन से समझ में आ जाएगा चेरा किंग था. शेन गुट्टवन आप इंपॉर्टेंट है, नाम याद करो. इसलिए इसका नाम याद करना है क्योंकि ये 2nd सेंचुरी एडी में रूलर हुआ करता था केरला के रीजन का. और इसका एक छोटा भाई था, यंगर ब्रदर था, जिसका नाम था इलंगो अडिगल. इलंगो अडिगल. और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने एक महाकाव्य लिखा है जो संगम लिटरेचर का एक बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य माना जाता है, शिल्पाधिकारम. ठीक है. जब आपसे पूछा जाए कि आप संगम लिटरेचर की जिसकी आप जिक्र करते हैं, तो संगम लिटरेचर में कौन से बड़े महाकाव्य हुआ करते थे? संगम लिटरेचर में 2 बड़े महाकाव्य थे, एक शिल्पाधिकारम और दूसरा मणिमेकलाई. तो शिल्पाधिकारम वो शेन गुट्टवन का भाई इलंगो अडिगल ने लिखा था. ठीक है. जो कोवलिन और कन्नगी के प्रेम कहानी पर आधारित है. Among his military achievements also his expeditions to the Himalayas were remarkable. कहा तो ये भी जाता है सेन गुट्टवन बहुत महान राजा था और उसने हिमालय तक के क्षेत्र में अपने एक्सपीडिशन किए थे. He defeated many North Indian monarchs. शेन गुट्टवन introduced पत्नी कल्ट और उसने पत्नी पूजा मतलब पत्नी की पूजा शुरू करवाई थी केरला में. और वहां पर एक देवी की मूर्ति जो मंदिर भी बनाया गया था, कन्नगी. उनको आइडियल वाइफ माना जाता है. ये कन्नगी कौन थी? ये शिल्पाधिकारम की कहानी में ही आती है, कोवलिन और कन्नगी. कहानी आप लोगों ने देखी, कल हमने आपको एक दिया भी था होमवर्क कि आप लोग जरूर देखिएगा. हैव यू ट्राइड और नॉट? नहीं देखा होगा, इतना कहाँ याद रहता. सर, चेरास की स्पेशलिटी यही थी ना कि उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे. नहीं, पांड्यास की थी. चेरास व्यापार के थे. और से फिर वो लिटरेचर किसने करवाया था? वो तो पांड्यास ने करवाया था ना. हाँ, लिटरेचर भी और मंदिर भी पांड्यास ने काफी बनवाए थे. चेरास ने मंदिर उतने नहीं बनाए थे. चेरास जो है व्यापार के लिए जाने जाते. चोलास फिर मंदिर के लिए फिर आगे आए, मंदिर को बड़े बड़े बनवाए. अब चोलास के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा. चोला किंगडम ऑफ द संगम पीरियड एक्सटेंडेड फ्रॉम मॉडर्न तिरुचि डिस्ट्रिक्ट, सदर्न आंध्र प्रदेश. देयर कैपिटल वाज फर्स्ट लोकेटेड एट उरैयूर. सबसे पहले यहीं पर था, बाद में पुहार हो गया. पुहार भी बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था.
ये जो हम शिल्पाधिकारम की बात कर रहे हैं ना, महाकाव्य, तो शिल्पाधिकारम का जो हीरो होता है कोवलिन, वो पुहार में ही रहता है, लेकिन उसका व्यापार तबाह हो जाता है, वो एक नर्तकी माधवी के चक्कर में पड़ जाता है, और फिर उसको जाना पड़ता है, जब उसका सब बिक जाता है व्यापार व्यापार, तब अपनी पत्नी के साथ चला जाता है मदुरई, और मदुरई में उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया जाता है, उसे मार डाला जाता है, और उसके बाद फिर जो उसकी पत्नी कन्नगी होती है वो जाकर के अपने पति की बेगुनाही साबित करती है। उसके ऊपर दरअसल वो पत्नी से, अपनी पत्नी का एक जो है पाजेब लेके जाता है, जिसमें अंदर से बहुत मणिमाणिक के भरे गए थे, तो वो लेके जाता है बेचने के लिए। और उसी टाइम पे रानी का भी एक पाजेब, एक वैसा ही पायल खोया हुआ था। तो कई लोगों ने ये समझा कि एक गरीब आदमी के पास इतनी खूबसूरत, इतनी महंगी पायल कैसे आ सकती। तो सुनार जो चोर था वो पकड़ के ले जाता है और राजा के सामने रख देता है, कहता है कि यही चोर है जो आपकी महारानी का चुराया हुआ है यह पायल। राजा ने तुरंत उसको मरवा डाला, उसकी एक नहीं सुनी, वो बार बार कहता रहा कि रानी का नहीं है, मेरी पत्नी का है, ये उसके सुहाग के नूपुर है, लेकिन वो मानता नहीं है, राजा मरवा डालता है। फिर कन्नगी जाती है उसी राजा के दरबार में ये साबित करने के लिए कि जो वो नूपुर बेचने के लिए निकला था वो तुम्हारी रानी का नहीं था, वो मेरा था, और उसका ठीक दूसरा जोड़ा मेरे पास अभी भी है। और ये भी कहती है कि यकीन ना हो तो उस नूपुर को उठा करके जमीन पर पटको, वो टूटने के बाद उसमें से मोतियां निकलेंगी, माणिक निकलेंगे, क्या तुम्हारी रानी का भी ऐसा ही था? तो उसने कहा नहीं, रानी का तो भरा हुआ नहीं था, लेकिन रानी का डिजाइन वैसा ही था। जब उसको तोड़ा जाता है तो पता चलता है कि नहीं, वो तो कन्नगी का था। और एक ऐसी सती स्त्री जो कि अपने पति से बेहद प्रेम करती है और पति निर्दोष था, उसकी हत्या होती है, तो वो पूरे नगर को शाप दे देती है कन्नगी, पूरा नगर जल जाएगा, और खुद भी भस्म हो जाती है, सती हो जाती है। उसके बाद फिर उसके शाप से नगर को बचाने के लिए कन्नगी देवी की मूर्ति बनाई जाती है और पूजा होने लगता है। ये पत्नी पूजा जो है वो शुरू होता है केरला में, इसको सेनगुट्टवन ने शुरू कराया था। सो दिस इज ऑल द स्टोरी दैट टेल्स। ठीक है। इसके बाद जो चोला रूलर्स थे संगम टाइम में, तो इनका मेन इलाका जो हुआ करता था वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का कुछ एक रीजन होता था। इनकी अक्सर करके लड़ाई चेरा और पांड्या से होती रहती थी। कहते हैं कि वहां के आसपास कुछ कुल 11 माइनर चीफ्टेंस थे, बहुत छोटे छोटे 11 जो चीफ थे, सबके साथ इनकी लड़ाइयां हुआ करती थी, और इनकी लड़ाइयों की कहानियां अक्सर करके उस संगम लिटरेचर में लिखी जाती थी। चोला डायनेस्टी का सबसे महान रूलर हुआ करता था करिकाल। ठीक है, उसने एक जमाने में पूरा तमिल कंट्री जीत रखा था। पांड्याज, पांड्याज जो है वो सदर्न तमिलनाडु के रीजन में शासन किया करते थे। इनकी राजधानी मदुरई हुआ करती थी। इनके शुरू के जो किंग थे वो पांड्या डायनेस्टी के हुआ करते थे, और इन्हें नेडियन कहा जाता था, मतलब नेडियन नाम अपना रखते थे, टाइटल रखते थे। जैसे इनमें से दो तीन बहुत बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो नेडुचेलियन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं। कहा तो ये अपने आप को पांडवों के वंशज भी मानते हैं। ये कहते हैं महाभारत काल में जब पांडव वर आ गए तो इनमें से कुछ चले गए थे उधर और जाकर के मदुरई में अपना जो है पूरा राज्य बसा लिया था, इस तरह की चीज है। ठीक है, और इन्हीं में से एक रूलर था जिसने कोवलिन को मरवाया था। कोवलिन मतलब वही कन्नगी वाला, जो मदुरई में, आज भी मदुरई में कन्नगी की पूजा होती है। ठीक है, माइनर चीफ्टेंस की अगर बात करें, बहुत छोटे छोटे जो रूलर्स हुआ करते थे, उनमें बड़े आएंगे। उसमें जो है वो परी हैं, करी हैं, ओरी है, नली हैं, अय हैं, अधिमान हैं, ये सारे दिखाई पड़ते हैं। ये चोला, चेरास, पांड्यास रूलर्स के अधीन ही रहा करते थे ज्यादातर, ये बहुत पावरफुल नहीं थे। संगम सोसाइटी कैसी थी? तो संगम सोसाइटी के बारे में जो जानकारी मिलती है वो एक हमें ग्रंथ से मिलती है जिसका नाम है तोलकप्पियम। तोलकप्पियम, ये तोलकप्पिया साहब ने लिखा था। ये एक तरह का ग्रामर की बुक है। जैसे इधर संस्कृत में ग्रामर की बुक पाणिनि ने लिखी, फिर उस पर महाभाष्य लिखा गया,
पतंजलि के द्वारा। वैसे ही साउथ में, जिसको हम तमिल ग्रामर कहते हैं, वो लिखा गया था तोलकप्पियर के द्वारा, जिसका नाम है तोलकप्पियम। उसमें बताया गया है कि समाज 5 भागों में विभाजित था, यानी वहां की जो लैंड थी वो 5 तरह की थी। हर एक प्रकार के लैंड पे रहने वाले लोगों का अलग अलग पेशा होता था, अलग अलग तरीके से जीवन यापन करते थे। तो कुल मिलाकर के हम 5 प्रकार के लोगों में बांट सकते हैं। कुल मिलाकर के वहां के लोगों का जो सामाजिक विभाजन था, सोशल कैटेगराइजेशन ऑफ पीपल वाज बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ लैंड वेयर दे लिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में कैटेगरी लोगों की कैसे होती थी, वो वेदों पर आधारित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण व्यवस्था पे आधारित थे। साउथ में वर्ण व्यवस्था पे आधारित नहीं थी। फिर किस पे आधारित थी? जियोग्राफिकल फीचर पे, क्योंकि ज्योग्राफी के हिसाब से लोग ऑक्यूपेशन करते थे और ऑक्यूपेशन के हिसाब से लोगों का कैटेगरी बना हुआ था। तो उसमें पहला रीजन होता था कुरिंजी, यानी हिली ट्रैक्स, जहां पर पहाड़ हो। दूसरा है मुलाई, पास्टोरल, जहां पर घास वास के मैदान हो। तीसरा है मरुदम, यानी एग्रीकल्चर, किसान लोग। चौथा है नेडल, कोस्टल एरिया, जहां पर नाव वाव चलती हो, मछुआरे रहते हो, जिनका धंधा ही इसी से होता हो। और पलाई, डेजर्ट। तो कुरिंजी, मुलाई, मरुदम, नेडल, पलाई, ये 5 रीजन होते थे। 5 रीजन में 5 अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे। जो जहां पे रहता था उसी के हिसाब का ऑक्यूपेशन करता था। और इसी तरह से उनका ऑक्यूपेशन अलग होते थे, उनके गॉड अलग होते थे, उनके वर्शिप अलग होते थे। जैसे जैसे कुरिंजी, कुरिंजी मतलब हमने बात किया हिली रीजन। तो हिली रीजन में जो देवता होते थे वो मुर्गन होते थे, और उनका चीफ ऑक्यूपेशन हंटिंग और हनी कलेक्शन होता था। तो समझ गए, वो पूरा अलग कैटेगरी है। मुलाई, मुलाई मतलब पास्टोरल रीजन, वहां के मुख्य देवता जो होते थे वो मेयो होते थे, यानी विष्णु। और इनका ऑक्यूपेशन होता था कैटल रियरिंग या डेयरी प्रोडक्ट्स। तीसरा इलाका था मरुदम, यहाँ के देवता इंद्र होते थे, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया हो सकता था। चौथा इलाका था नेडल, नेडल यानी पानी वाला इलाका, यहाँ के देवता वरुण होते थे। और चीफ ऑक्यूपेशन पानी था तो फिशिंग होगा, साल्ट मैन्युफैक्चरिंग होगा। पलाई, यहाँ के देवता होते थे कोराबाई, और ऑक्यूपेशन यहाँ पे होता था रॉबरी। डेजर्ट एरिया है तो लोग लूट खसोट करेंगे, और क्या कर सकते हैं। तो ये था। 4 कास्ट यहां पर भी हुआ करते थे। कौन कौन से? अरसार, अंतनार, वनिगर और वेल्लालार। ठीक है। इसमें भी जो रूलिंग क्लास था वो अरसार थे। अरसार माने अपने यहाँ के क्षत्रिय समझ सकते हो, जो रूलिंग क्लास थे। ठीक है। अतनार्स, अतनार्स हमारे यहाँ के ब्राह्मण समझ सकते हो। ठीक है। तो अरसार क्या हुए? क्षत्रिय। अतनार ब्राह्मण। वनिगार वनिया से लिया गया है, मतलब ये अक्सर करके व्यापारी हुआ करते थे। और वेल्लालार किसान होते थे, जिन्हें हम शूद्र कह सकते हैं। ये साउथ इंडिया में ये 4 जातियां हुआ करती थी। ठीक है। हाँ, किसान शूद्र ही थे उस जमाने के। हाँ। देखिए, इनका जो भी लाया अब इनका शायद बंदूक हो रहा है। आपकी रिपोर्ट देना है, सब्सिडी कितना दी है। ठीक है। ये जो नेक्स्ट का सब्सिडी अभी तक अलाउ फोन किए थे, उस दिन मीटिंग में भी बात होती थी। तो करें अभी एक आध चीज हम उनसे मांगे हैं, कर देंगे तभी। ठीक है। तो आपकी रिपोर्ट इसमें लग जाए तो आगे हमें जो कहिए कि क्या करना चाहिए, मैं लगा के दे देता हूँ। लेकिन सब्सिडी कभी आ जाए तभी पेमेंट करना है। कल को कह देंगे कि नहीं पेमेंट तो तभी हमें आप बुला लीजिएगा। कोई है भी नहीं तो या तो हमें बुलवाए या किसी से बुलवाए। ठीक ठीक है, ठीक है। ओके। तो यहाँ पर आप 4 कास्ट के बारे में समझ लें अच्छे से। 4 कास्ट कौन कौन से होते थे, याद करो फटाफट। अरसार, अतनार, वेनिगार और बेलालार। अरसार क्षत्रिय होते थे जो रूलर थे। अतनार्स ये ब्राह्मण थे, रिलीजन और पॉलिटी पे ध्यान रखते थे, कवि थे। वनिगार्स वो ट्रेड और कॉमर्स करते थे। वेल्लालर्स वो एग्रीकल्चरलिस्ट थे। ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी थे जो कि ट्राइबल ग्रुप थे, जैसे कि परतवार, पेन्नार, एनार, कदम्बार, मारवार, ये सारे थे।
एंशियंट प्रिमिटिव ट्राइब्स लाइक तोडास, इरुलास, नागास, वेदार्स, ये सब भी उस जमाने में रहा करते। इनको ना भी याद करोगे तो चलेगा, आपको याद करना है मुख्य रूप से जो है संगम सोसाइटी में कितने 5 प्रकार के लैंड होते थे, 5 प्रकार के उनके रहन सहन करने वाले लोग होते थे, 5 अलग अलग ऑक्यूपेशन होते थे, 5 महत्वपूर्ण देवता होते थे, वो याद कर लो। और 4 जो है उनके यहाँ जातियां होती थी, इन्हें याद कर लो। बस साउथ इंडिया में इतना याद करना सफिशिएंट है, बाकी जब आप आगे पढ़ाई करोगे कभी तो याद कर लेना, इतना इतना सफिशिएंट है। फिर वहां पर भी जैसे तमिल रीजन में होता था, वो पूरे राज्य को जो है वो नाडूज में बांट करके रखते थे। नाडू मतलब जिले, और वहां जिले का एक अधिकारी हुआ करता था। अक्सर करके जो मंदिर होते थे और पुजारी, वही उस इलाके का अपना काम धाम देखते थे, उनकी एक सर सभा होती थी। हाँ सर, ये जो अब सारे वो जाति बताए हैं और ऑक्यूपेशंस के नेम, ये वहां पर ही थे जहाँ पर चोलाज रूल करते थे, या फिर ये ऑल ओवर साउथ इंडिया थे? ये ऑल ओवर साउथ इंडिया के थे, क्योंकि ये संगम लिटरेचर में आता है ना, तो संगम लिटरेचर साउथ के सभी जो है इलाकों में जो व्यवस्थाएं चलती थी उन पर आधारित है। आप कह सकते हो संगम सोसाइटी यानी सेकंड थर्ड सेंचुरी एडी के आसपास का जो समय था, उस दौर में पूरे साउथ इंडिया में ये 5 प्रकार के लैंड हुआ करते थे और 4 प्रकार की जातियां होती थी। इसके बाद अब हम गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नॉर्थ इंडिया का बड़ा एम्पायर था। इसके सोर्स क्या है सर हमारे मेरा एक पास, क्वेश्चन था पहले का। बताओ। सर वो बुद्ध भगवान जो वो उनके पेड़ के नीचे बैठे, तो सर वो 5 डिसिपल्स वाला जो था, हम्म, उसके बारे में पूछना है। बताओ क्या पूछना है। वो सर वो आप पढ़ाते वक्त वो 5 डिसिपल्स के बारे में नहीं बताए थे, शायद हमें सुनी नहीं थी, उसके बारे में पूछना है। बस ये पता था कि वो आते वक्त वहां पर किए थे पूजा, या क्या बोलते हैं, तो ध्यान। उसमें चक्कर ये होता है ना, अब आपको बताते हैं कि उसके उनके 5 डिसाइपल्स नहीं थे, वो 5 उनके फ्रेंड्स थे, जिन्होंने महात्मा बुद्ध के साथ जो है घनघोर तपस्या करना शुरू किया। और हम्म। कई दिनों तक इन्होंने तपस्या करी, बुद्ध ने भी करी और उनके साथियों ने भी करी। अंत में बुद्ध ऊब गए तपस्या करते करते, उन्हें लगा यार बकवास है, इससे हम्म। कुछ फायदा नहीं हो रहा है, और जबकि उनके जो साथी थे वो अभी भी लीन थे तपस्या में। तो बुद्ध ने कहा यार ये सब छोड़ो, ऐसे नहीं जो है हम लोगों को ज्ञान मिलेगा, हम लोगों को चल के कुछ खाना पीना चाहिए, छोड़ो, इतनी कड़ी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो जाहिर सी बात है उनके जो और दोस्त थे उन्होंने कहा यार ये पाखंडी आदमी है, ये तो आया ही नहीं है जो है साधना करने, डर गया ये तपस्या से। तो इस तरह से उन्होंने बुद्ध का मजाक उड़ाया, और बुद्ध फिर नाराज होकर वहां से चले गए कि नहीं, तुम लोगों को हम समझा नहीं सकते भाई। वो चले जाते हैं। और चूंकि उन्होंने हर तरह का जीवन देखा था, उन्होंने शादी के बाद 10 साल ऐसे भी देखे थे जहां कोई दुख दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लग्जरियस लाइफ था, राजा का लड़का था, जीवन का सारी संपदा उनके पास थी। तो इसका मतलब उन्होंने इंटेलिजेंस की हद पार कर दी थी, वर्ल्डली लाइफ की हद पार कर दी थी, चरम सुख ले लिया था उन्होंने इस वर्ल्डली पोजीशन का। उसके बाद जब जंगल में गए तो वहां पर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, घनघोर तपस्या करी। तो अंत में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सुख ना तो वर्ल्डली पोजीशंस में है और ना ही भयंकर त्याग में है, सच्ची शांति दोनों के बीच में है। इसको कहते हैं मध्यम मार्ग। मतलब अतिका भला न गर्जना, अति की भली न चूप, अतिका भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति किसी भी चीज की भली नहीं होती है। बहुत ज्यादा धूप भी होगी तो दुख देगी, और बहुत ज्यादा पानी भी बरसेगा तो परेशानी करेगा। हमेशा बीच की चीजें ठीक होती हैं, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी ठंडी, ये अच्छा लगता है। किसी चीज की हद हो जाना, अति हो जाना, अति सर्वत्र वर्जेत, अति हर चीज की बुरी होती है, उससे बचना चाहिए। बहुत ज्यादा पढ़ना और बहुत ज्यादा ना पढ़ना दोनों नुकसानदेह है ना। तो किसी भी चीज की हद नहीं करनी चाहिए, अति हर जगह नुकसानदेह होती, ये निष्कर्ष बुद्ध ने निकाला। लेकिन उनके 5 साथियों ने तो अति जोतना शुरू कर दिया था, इस वजह से वो करते रह गए, उन्हें कोई उसका लाभ नहीं मिला, और बुद्ध को वो ज्ञान मिला। फिर बुद्ध जब वापस लौटे तब उन्हीं 5 से शास्त्रार्थ किया कि हाँ बताओ भाई, देखो मुझे तो ज्ञान मिल गया। तो उन्होंने सोचा यार कैसे इसको मिल गया, ऐसे थोड़े होता है। तो उन्होंने प्रश्न पूछने शुरू किए, तो जो जो उन्होंने प्रश्न पूछे उसके बड़े सटीक आंसर उन्होंने दिए। वो सबके सब 5 प्रभावित हो गए, उनको बैठा करके उन्होंने ये मृगदाव में जो ये
यहाँ पर है सारनाथ। सारनाथ में, वहां सारनाथ। पर उन्होंने उपदेश दिया, 5 के 5 उनके शरण में चले गए, और इसी को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। फिर 5 उनके शिष्य बन करके और ऐसे 5-5, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 लोगों को शिक्षा दी। वो भिक्षु बन करके और 200-400, मतलब वही एक तरीके से ये जय हो वाला ट्रेंड चल गया कि थैंक यू के बदले 3 लोगों की मदद करिए, ऐसे करके एक चेन बन गई और बहुत सारे लोग बौद्ध बनना शुरू कर दिया। तो पहले तो खाली मेन ही बना करते थे, फिर विमेन भी कहने लगी कि हमने ऐसा क्या अपराध किया स्वामी, हमें भी आप जो है दीक्षित करिए। तो आनंद नाम का उनका एक चेला था, उसने कहा महाराज मान लीजिए बात औरतों का भी। तो बुद्ध ने कहा ठीक है मैं अलाउ। फिर ये कौन से ईयर की बात है? ये जो है 500 समथिंग की बात है, मतलब 6th सेंचुरी बीसी है, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट। हाँ बिफोर क्राइस्ट। अब 539-40 के सर आस। मेरा एक और क्वेश्चन है। जी सर आपने से बजाज शत्रु और इनके बारे में बताया था, तो वो तो और पहले की बात थी, मतलब वो तो 260 की बात, नहीं सॉरी 300 BC की बात थी ना। हाँ हाँ 300-400 तो तो फिर आपने बताया था कि जब वो हार नहीं पा रहे थे 500 तो के बाद अजात ही आएगा शत्रु। 4 ना। अच्छा ये बिफोर क्राइस्ट, अच्छा सॉरी समझ गया। हाँ कुछ नहीं मतलब उधर पहले और हाँ। हाँ तो उधर तो 600 बीसी पहले आएगा, फिर 500 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर हाँ फिर 300, हाँ समझ बिंबिसार के गया। टाइम पे सर अशोका का था ना। चलिए तो ये चीजें रही। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ये बुद्धा के टाइम की थी। बुद्ध ने फिर अपने प्रचार किए। बुद्ध वाला चैप्टर आएगा अभी, तो एपिसोड के बाद आएगा, 2 चैप्टर के बाद आएगा, उसको पढ़। गुप्त एम्पायर समझते हैं। गुप्त एम्पायर को जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। हमारे पास सोर्सेस हैं, लाइक लिटरेरी किताबें मिल जाती हैं। गुप्त काल तक बहुत कुछ लिखा पढ़ा जाने लगा था। एपिग्राफिकल बहुत सारे रिटन मटेरियल मिल जाते हैं, खास करके एपिग्राफिकल मतलब इंस्क्रिप्शन मिलते हैं हमें। न्यूमिस्मेटिक्स यानी सिक्कों का अध्ययन, ध्यान रखना, लिटरेचर का अध्ययन, साहित्य का अध्ययन, एपिग्राफ मतलब शिलालेखों का अध्ययन, और न्यूमिस्मेटिक्स मतलब सिक्कों का अध्ययन, ये भी हुआ है। बात आती है लिटरेचर कौन से थे, किताबें कौन सी थी। तो उस दौर में किताबें लिखी जानी शुरू हुई, पुराणों से बहुत कुछ पता चलता है। गुप्त काल में जितने राजा थे सबके नाम पुराणों में मिलते हैं। इसके अलावा एक कंटेम्पररी वर्क है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। और एक है मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त ने लिखा था। देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त और जो है ध्रुव देवी दोनों के बारे में वर्णन है कि किस तरह से चंद्रगुप्त जो फर्स्ट था उसने अपने चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो अपने बड़े भाई रामगुप्त को मार करके और जो है स्वयं उनकी विधवा से विवाह कर लेता है। एक तो ये कहानी है। कई लोग ये भी कहते हैं जो शक राजा हुआ करता था उसने कब्जा किया। उस दौर में शकों का राज्य था ही, आपने पढ़ा है गुजरात में वो सब शक रूलर्स हुआ करते थे। तो उन्होंने गुप्तों पर हमला किया, इन पर कब्जा कर लिया, और रामगुप्त उस वक्त रूलर हुआ करता था। तो शक राजा ने ये आदेश दिया कि तुम्हारे राज्य को हम तभी छोड़ेंगे जब तुम अपनी जो है पत्नी हमारे यहाँ पर भेज दो, वो ध्रुव स्वामिनी जिसको हम कहते हैं। तो वो तो तैयार भी हो गया रामगुप्त, क्या करे, मरता क्या ना करता। लेकिन चंद्रगुप्त को इस बात से बड़ी चिढ़ थी, तो उसने अपनी भाभी को बचाने के लिए, अपने घर की इज्जत बचाने के लिए स्वयं एक शर्त रखा कि मैं शकराज के लिए यहाँ जो है वो पत्नी तो जाएगी लेकिन वो अपने कुछ दासियों के साथ आएगी डोली में। तो शकराज ने एग्री कर लिया इस बात को, और डोलियों में बैठ बैठ करके वो सारे हथियारबंद सैनिक चले गए। उसमें चंद्रगुप्त खुद भी चला गया और जाकर के शकराज की हत्या करता है और भाभी को अपने छुड़ा के ले आता है। बाद में उनसे विवाह भी कर लेता है। तो इस तरह की कहानी मिलती है देवी चंद्रगुप्तम में। मुद्रा राक्षस जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा हुआ है उससे भी काफी कुछ कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है गुप्तों के बारे में भी। चाइनीज ट्रेवलर इस दौर में बड़े आए। एक सबसे महत्वपूर्ण चाइनीज ट्रेवलर फाहियान, वो चंद्रगुप्त सेकंड के ही दौरान आया था। चंद्रगुप्त सेकंड मतलब जिसको हम विक्रमादित्य कहते हैं 4th सेंचुरी एडी में।
और उसमें सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस कंडीशन के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। एक इंस्क्रिप्शन भी मिलता है आयरन पिलर मेहरौली का, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में एक जगह है मेहरौली, वहां पर एक लोहे का खंबा है और उस पर लिखा हुआ है चंद्र। तो चंद्र से ये तो समझ नहीं आता किसका है, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये चंद्रगुप्त, शायद चंद्रगुप्त रहा होगा, जो कि गुप्त काल का राजा था। इस दौर में इस लोहे के खंबे की, जो दिल्ली में मिला है मेहरौली नामक स्थान से, इस खंबे की विशेषताएं आपको बता दें कि ये लगभग 400-450 एडी का रहा होगा, या 500 एडी का रख लो। तब से लेकर के और आज, मतलब इसके 1500 साल से ऊपर हो गए हैं इस खंबे के, आज तक इसमें जंग नहीं लगी, लोहे का बना हुआ है। ठीक है, एकदम खुले में है, खूब बारिश, पानी, धूप सब लग रहा है। इससे उस दौर की मेटलर्जी के बारे में हमें पता चलता है कि कितने ज्यादा कलाकार लोग रहे होंगे और कितना उनका नॉलेज होगा, खास करके केमिकल चीजों पे, कि आयरन को ऐसा बनाया कि आज तक उसमें जंग नहीं लगने दी। वन इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड, इसके बारे में और बड़ी सारी कहानियां हैं। एक कहानी तो इसमें यह भी है कि ये खंबा जो है वो बहुत पुराना था। जब दिल्ली में तोमरों का राज्य आता है, अनंगपाल तोमर जिन्होंने दिल्ली का राज्य शुरू किया था, आज भी दिल्ली के सबसे अर्लीस्ट शासक में अनंगपाल तोमर का नाम आता है। ऑलमोस्ट ये जो है 1000 एडी के आसपास का समय है। तब मुगलों का अटैक शुरू हो गया था, मतलब गुजरात वाले इलाके में वो महमूद गजनवी वगैरह और अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिए थे, लेकिन अभी दिल्ली में नहीं आए थे। तो दिल्ली में तोमरों का राज्य हुआ करता था। तोमरों से फिर बाद में चौहानों के पास जाता है, और चौहानों के बाद फिर तब गोरी से लड़ाई होने के बाद फिर गोरी के पास जाता है, तब कुतुबुद्दीन ऐबक और ये सब चीजें आती हैं। तो जो तोमर हुआ करते थे वो दिल्ली में शासन करते थे। तो उन्हें जब ये बड़ा सा खंबा दिखाई पड़ा, तो उन लोगों ने इस खंबे को उखड़वाने की कोशिश की। तो कुछ एक पंडित जी लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, इस खंबे को मत उखाड़ो, ये खंबा जो है वो शेष नाग के फन पर गड़ा हुआ है, इस तरह की कहानियां फैला दी। उसने माना नहीं और उसने उखड़वाने के लिए उसको खुदवाया और हिलवाया उसे, ताकि उखड़ जाए, लेकिन वो उखड़ा नहीं पिलर, बस ढीला हो गया थोड़ा सा। और कहते हैं वो ढीला होने के बाद नीचे से लाल मिट्टी निकलने लगी। वो डर गया, उसे लगा कि सच में कहीं शेषनाग के फन पे तो नहीं गड़ा है, हमने हिला करके खून निकाल लिया हो, कुछ भी इस तरह का जो भी उसके दिमाग में आया हो। राजाओं के, उनको होता था ना कि पंडित जी लोग जो अगर समझा दे ढंग से तो उनकी अक्ल फिर मारी भी जाती थी। तो इस तरीके से उसने फिर उस खंबे को कहा नहीं छोड़ो, मत निकालो, यहीं पे इसको फिर से टाइट कर दो। तो उसको फिर से टाइट किया गया, लेकिन वो पूरा टाइट नहीं हो पाया, वो ढीले का ढीला रह गया। तो उस पूरे इलाके को नया नाम दे दिया गया ढिल्लिका, यानी जहां पर वो खंबा है और ढीला है, वो ढिल्लिका आगे चल करके दहलिका हुई, दिल्ली हुई। तो ये जो दिल्ली नाम हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, दिल्ली, वो दिल्ली ऐसी नहीं बनी है। उसकी ये बड़ी दिलचस्प सी कहानी है। आप जानते थे क्या इसके पहले? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा, तो मजा आया फिर? यस यस सर। यस सर। बने रहिए हमारे साथ, पूरा हिंदुस्तान आप जान लोगे धीरे धीरे करके। तो ये पिलर इंस्क्रिप्शन उसी के जमाने का है। इसी तरीके से इलाहाबाद में भी पिलर इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है। द फर्स्ट रेफर्स टू द, इलाहाबाद में किसका पिलर इंस्क्रिप्शन है? इलाहाबाद में पिलर इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त का है। ठीक है, तो इसमें शायद द फर्स्ट रेफर्स टू द अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये जो यहाँ पर दिल्ली में मिला हुआ है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट का रहा होगा, ऐसा मान सकते हैं हम। इलाहाबाद वाला समुद्रगुप्त का था। इसमें समुद्रगुप्त की पर्सनालिटी और अचीवमेंट के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। ध्यान रखने वाली बात है कि इलाहाबाद का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो समुद्रगुप्त ने नहीं बनवाया था, पिलर तो अशोक का था। उस पर अशोक का भी एक जो है लेख लिखा हुआ है, लेकिन अशोक वाले लेख के ठीक नीचे जो है समुद्रगुप्त ने अपना भी लेख लिखवा दिया। वो क्लासिकल संस्कृत में लिखा हुआ है और नागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। उसमें कुल 33 लाइन है। किसके? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति जिसको हम कहते हैं, जिसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा है, जिसे हरिसेन ने लिखा था। 33 लाइन है, हरिसेन नामक कवि ने लिखा था, जिसमें समुद्रगुप्त के राज्यारोहण से लेकर के उसके मिलिट्री कैंपेन्स और खास करके दक्कन में उसके जो कैंपेन्स थे, रिलेशनशिप थे
विद द कंटेम्पररी रूलर्स, इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉइन से भी बहुत पता चलता है, क्योंकि कॉइन्स जो है वो गुप्ता किंग में बहुत निकलते हैं, और खास करके सोने के सिक्के। अगर पूछा जाए कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसके राज्य में पाए जाते हैं, तो गुप्तों के राज्य में पाए जाते हैं। और इन सिक्कों पर बहुत सारे डिटेल्स हमें मिलते हैं, जैसे राजाओं के टाइटल मिलते हैं, सैक्रिफाइसेस मिलते हैं, ये तमाम चीजें, तो इनसे हमें बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। अब इनके रूलर्स कौन कौन से थे, फटाफट ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला रूलर चंद्रगुप्त फर्स्ट हुआ करता था, जो 320 से लेकर के 330 एडी तक शासन करता है, मतलब 10 साल लगभग। ठीक है, ये चंद्रगुप्त फर्स्ट है। चंद्रगुप्त फर्स्ट से भी पहले, जाहिर सी बात है, इनके भी तो बाप दादा रहे ही होंगे, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो दादा हुआ करता था उसका नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद उसका लड़का हुआ घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त हुआ। लेकिन ये दोनों, श्रीगुप्त और घटोत्कच, दोनों सिर्फ महाराज थे, यानी शायद छोटे रूलर थे। चंद्रगुप्त जो हुआ उसने पहली बार अपने आप को लिखा महाराजा धीराज, यानी ग्रेट किंग ऑफ किंग्स। इस टाइटल से समझ में आता है कि शायद उसके टाइम से काफी बड़ा राज्य हो गया था। एक और बात, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने भी अपना मैट्रिमोनियल अलायंस लिच्छवियों के साथ रखा। लिच्छवी, वही लिच्छवी याद आ रहा है पुराने वाले, जो वज्जीगढ़ राज्य के हुआ करते थे, चेटक, जिससे बिंबिसार ने विवाह करा था। चेलना के फैमिली के लोग ना? जी जी बिल्कुल। तो उन्हीं के फैमिली के लोग अब भी बहुत ताकतवर थे, और अक्सर करके लोगों का मानना था कि इस ताकतवर परिवार में अगर कोई विवाह कर लेता है तो उसकी सोशल पोजीशन बहुत बढ़ जाती है। तो चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों से शादी करी, ठीक है, कुमार देवी से, और वो इतनी महत्वपूर्ण हुई ये शादी कि सिक्कों पर भी राजा रानी प्रकार के सिक्के बड़े फेमस हैं, किंग क्वीन टाइप कॉइन्स कहते हैं इसको, जिसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी दोनों को सिंहासन पे बैठे हुए दिखाया गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि रानियां सिक्कों पे आने लगी, वरना रानियां सिक्कों पे नहीं आती थी। ठीक है, इससे गुप्त फैमिली की जो प्रॉस्पेरिटी और पावर, प्रेस्टीज, ये बहुत बढ़ गई। मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन पे भी इन सब चीजों को लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त फर्स्ट इज कंसीडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एरा। ये जो है गुप्त वंश की शुरुआत करता है, और गुप्त युग की, जो कि 320 ईस्वी से शुरू होता है, गुप्ता एज। इसके बाद इसका लड़का समुद्रगुप्त 50 साल तक शासन करता है, 330 से लेकर 380, सबसे बड़ा शासक हुआ करता था, ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है। इसकी जानकारी मिलती है कि इसने 3 तरह से, 3 जगह के रूलर्स को हराया था। नॉर्थ इंडिया में हराया था, और दक्षिणा पथ में हराया था, और फिर नॉर्थ इंडिया में हराया था। इसका मतलब पहले नॉर्थ में हराया, फिर साउथ गया, फिर नॉर्थ में हराया। ठीक है, तो पहले नॉर्थ में जब हराया, यानी फर्स्ट कैंपेन, तो किसको किसको हराया? अच्युत को हराया, नागसेन को हराया। अच्युत शायद नागर रूलर हुआ करते थे, नागसेन कोटा फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, उसके बाद समुद्रगुप्त चला गया साउथ इंडिया के साइड में। साउथ इंडिया में उसने, कहते हैं कि 12 राज्यों को हराया था। कौन कौन से? वो थे महेंद्र ऑफ कोसला, व्यागराज, महाकांतारा, मंथराज ऑफ कौरला, ऐसे ऐसे करके, महेंद्रगिरी, संविदत्ता ऑफ कोटुरा, दमना, ऐसे, विष्णुगुप्ता, कांची, नीलराज अवमुक्ता, हस्तिवर्मन, वेंगी, वेंगी के हस्तिवर्मन, उग्रसेन, पालक के कुबेर, ठीक है, धनंजय, इन सारे लोगों को हराया था। तो नाम नहीं याद करना है, आप सिर्फ याद कर लो कि 12 रूलर्स को ये समुद्रगुप्त डिफीटेड 12 रूलर्स इन साउथ इंडिया, बस इतना याद कर लोगे तो सफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन साउथ इंडिया में उसने एक अलग पॉलिसी अपनाई। क्या? ही डिड नॉट डिस्ट्रॉय एंड एनेक्स दोस किंगडम। राज्य को छीना नहीं, बल्कि रूलर्स को डिफीट करने के बाद उनके किंगडम उन्हें वापस कर दिए, केवल उनसे अधीनता स्वीकार करवा ली। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरे में फिर समुद्रगुप्त नॉर्थ इंडिया की तरफ आता है, और इस बार उसने बहुत सारे जो है राज्यों को लूटा और टेरिटरी में मिला लिया आपने। तो ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त ने जो लड़ाइयां तो फिर यहाँ, फिर वहां पर भी चीफडम हो गया होगा फिर? कहाँ पे सर, जो साउथ में उसने हराया, फिर उसके हाँ बाद वहां पे चीफ्स बना दिए। हाँ,
नॉर्थ इंडिया में जब वो हराता था तो उनका राज्य छीन लेता था, लेकिन साउथ में हराता था तो वापस दे देता था। ये एक विशेषता उसकी रही है। दूसरी बार में इसने कई लोगों को हराया था, जैसे रुद्रदेव हुआ, मातिल हुए, नागदत्त हुए, चंद्रवर्मन हुए, गणपति नाग हुए, नागसेन हुए, अच्युत को दोबारा से हराया, नंदी को हराया, बलवर्मन को हराया, इतने सारे लोगों को दोबारा भी हराया। आफ्टर दीज मिलिट्री विक्ट्रीज समुद्रगुप्त परफॉर्म्ड द अश्वमेध सैक्रिफाइस, अश्वमेध यज्ञ भी किया। गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स इसने जारी किए, ठीक है। अश्वमेध प्रकार के भी सिक्के मिलते हैं जिसमें वो घोड़ा छोड़ रहे होते हैं। फिर आता है चंद्रगुप्त सेकंड, 380 से लेकर के 415 तक, ठीक है। मतलब 35 साल लगभग इसने भी शासन किया था। अच्छा शासन था और बहुत महत्वपूर्ण शासन इसका भी माना जाता है। इसके बारे में हम लोग अब अगली बार में पढ़ेंगे, सारा आज ही पढ़ना जरूरी थोड़ा है, ठीक है। चलिए, इट्स गुड, थैंक यू।